Hello friends, I welcome you all to CAPF AC Mentors. And friends, my name is Sandeep Boran, and today in this video we are going to discuss about budget. So on 1st of February every year, budget is presented by our finance minister. So इस साल का जो बजट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पेपर 2 के लिए ये बजट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो कि एज अ फॉर्डर मटेरियल मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम संदीप बुरान है और आई हैव क्लियर सीएपीएफ एसी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, कैट एंड एसएससी सीपीओ मेनी टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। देखो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार का जो बजट है ये फ्रेंड्स इंटरिम बजट है, ये एक फुल फ्लेज्ड बजट नहीं है। जैसे कि हर साल आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट होती है वो बजट पेश करती है लोकसभा में। इस बार क्या है फ्रेंड्स, इस बार नया ये है 2024 के इलेक्शंस जो है वो होने वाले हैं और किसी को नहीं पता कि किसकी सरकार बनेगी। खैर ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसको सब जानते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए इलेक्शंस को देखते हुए इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी जो है गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया, उसकी जगह पर एक दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया है। वो लगभग 75 पेजेस के आसपास में एक रिपोर्ट है। इकोनॉमिक सर्वे की जगह वो इस बार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है और इस बार जो है बजट भी इंटरिम बजट है फ्रेंड्स। इंटरिम का मतलब ये होता है कि दोस्तों पूरा का पूरा बजट नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हर साल जो है सरकार पूरे साल का पूरा जो है वो ब्यौरा देती है कि भाई इतने पैसे जो है हमारे पास में इस वाले सोर्स से आएंगे, इतने हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर करेंगे। तो मतलब कितना पैसा आएगा और कितना हम लोग खर्च करेंगे पूरे साल का, एक साल की बात होती है, इसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। तो वो होता है हमारा फुल फ्लेज्ड बजट। लेकिन ये है इंटरिम बजट। इसको हम लोग दूसरे, अगर मैं अपने पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करूं फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ये फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ वोट ऑन अकाउंट एक्चुअली है क्या। वोट ऑन अकाउंट फ्रेंड्स, ये वोट ऑन अकाउंट ये होता है कि मान लो जब तक इलेक्शन नहीं होते 2024 के अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो वोट ऑन अकाउंट इसका मतलब ये है, ये जो बीच का जो 3-4 महीने का जो गैप है, ये जो 2-3 महीने का जो गैप है, इन 2-3 महीनों में गवर्नमेंट को कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बजट तो रिलीज हुआ नहीं। अब बजट रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए ये इंटरिम बजट है, एक तरह से वोट ऑन अकाउंट है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट से यानी कि लोकसभा से मतलब उनकी इजाजत मांगती है कि भाई हमें कुछ पैसे चाहिए ये 2-3 महीने का खर्चा निकालने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसीलिए जो बजट है ये इंटरिम बजट है, इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड बजट। आफ्टर इलेक्शन गवर्नमेंट विल रिलीज फुल फ्लेज्ड बजट। ठीक है, और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है। तो ये होगी बेसिक सी बातें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बजट है क्या। देखो फ्रेंड्स, जो बजट है ये वर्ड जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है बजट के लिए वर्ड, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल को मान लो आपको एमसीक्यू आ जाए तो याद रखना, बजट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन आर्टिकल 112 इट इज मेंशन्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बजट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और 1 फरवरी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये सिंपल सी चीज है, ये आपको याद रखनी है। थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि मान लो कई बार क्वेश्चन में वो दूसरे डिपार्टमेंट दे देता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कम से कम काफी सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो उसमें से ये एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन आगे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट।
यूनियन बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो फ्रेंड्स, इस बजट में क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो है वो इनकम के सोर्सेज बताती है कि भाई मान लो इतने लाख करोड़ रुपए हमारे पास में यहाँ से आएगा, इतना पैसा इनकम टैक्स से आएगा, इतना पैसा डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स से आएगा, या फिर इतना हम लोग एसेट हम लोग जो हमारे बेचेंगे, जैसे कोई सरकारी कंपनी बेचती है, गवर्नमेंट एलआईसी को बेचती है, तो मतलब एक एसेट जो है वो गवर्नमेंट अपना रिलीज कर रही है, उससे जो पैसा आ रहा है तो वो भी क्या है, बजट में इंक्लूड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे साल का सोर्स बताएगी कि भाई यहाँ से इतना पैसा आने का चांसेस है, मतलब एस्टिमेट बताती है सरकार, और एक्सपेंडिचर बताती है कि हम लोग इतना पैसा इसमें खर्च करेंगे, मतलब इतना पैसा हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को लगाएंगे, टेक्नोलॉजी पे लगाएंगे, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, हम लोग उसके बारे में इतना पैसा डालेंगे उसके अंदर, मतलब इतनी सब्सिडी देंगे। तो ये क्या है, ये है दोस्तों गवर्नमेंट के खर्चे। तो मतलब अपनी सरकार जो है वो बजट के थ्रू अपनी आमदनी बताती है कि हमारे को कितना इनकम होगा, और अपना खर्चा बताती है, और कितना हम लोग उधार लेंगे, ये सब कुछ बताएगी। सारा पैसे का लेखा जोखा जो होगा वो आपको बजट में पूरे साल का एस्टिमेट सरकार बताती है। तो बजट पेश करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटिंग बजट? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर स्कूल बना रही है, या फिर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो होती है उसके ऊपर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कि हेल्थ के ऊपर आयुष्मान भारत योजना हो गई, या फिर किसी और सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट उस पैसे को लगा रही है, तो वो क्या है, उससे क्या होगा, उससे होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे मैंने आपको बताई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई, इस स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी, एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, मतलब कुछ पैसा देती है उन लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड में जो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि भाई इनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको हम लोग कुछ प्रॉफिट देंगे, या फिर मतलब कुछ इंसेंटिव देंगे पैसे का। तो वो क्या है, सरकार पैसा पंप कर रही है ना इकोनॉमी के अंदर, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो बजट हमें ये बताता है कि सरकार कितना काम करने वाली है इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इस बार गवर्नमेंट ने जो जो पैसा जहां जहां पर खर्च करने की बात की है वो अपन बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा हाउ बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि वही है, मान लो गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि भाई इतने किलोमीटर हम लोग रेलवे लाइन बिछाएंगे, तो भाई उसके लिए पैसा लगेगा ना। अब सरकार पैसा डालेगी तभी तो रेलवे लाइन आएगी, और जब रेलवे लाइन बिछेगी तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखो वुमेन्स के ऊपर वही बात है फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको कही, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कर रही है तो उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस ये प्रमोट होगा और इक्वालिटी आएगी। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके अभी जो सरकार है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, उससे क्या होगा, इक्वालिटी आएगी और सोशल जस्टिस आएगा। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जिससे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ। It seeks to promote social justice and equality, ensuring benefits are distributed across all sections of society. ठीक है फ्रेंड्स, जो भी fruits of मतलब डेवलपमेंट के जो fruits हैं, these fruits are distributed equally among the society. ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है रिसोर्स एलोकेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई, कितना सोर्स है, कितना एक्सपेंडिचर है, और कितना पैसा कौन से सेक्टर को जा रहा है, वो रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं उसको। द बजट इंश्योर्स द effective allocation of resources to minimize unemployment and poverty. Resource allocation, ठीक है फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएगी तो मतलब गवर्नमेंट खर्च कर रही है, अपने रिसोर्सेज को मार्केट में लेके आ रही है, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, पॉवर्टी कम होगी। और ये पॉवर्टी ये सब कैसे कम होगा भाई, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, ब्रिज बनाओगे, कुछ और बनाओगे, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये है रिसोर्स एलोकेशन। तीसरा है फिस्कल स्टेबिलिटी। इट एम्स टू मेंटेन फिस्कल स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग प्राइसेस, रिड्यूसिंग वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज, रिफॉर्मिंग टैक्स सिस्टम। ये सारा का सारा अपना पैसे का है, सारा का सारा।
ठीक है फ्रेंड्स, बजट में फिस्कल स्टेबिलिटी का भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ये बड़ा। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट के। मतलब एक तरह से मान लो आपके घर में, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपके फादर है, उनकी हर महीने के महीने इनकम आती है, तो बैठ के हिसाब लगाते हैं ना, भाई अपने पास में अगले महीने भी इतना पैसा आएगा, उस पैसे को हम लोग यहाँ पर खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे। तो ये सब क्या है, एक तरह से घर का बजट हो गया ना। तो ऐसे ही पूरे के पूरे कंट्री का एक बजट होता है जिसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इस बार के बजट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अब डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक फुल फ्लेज्ड बजट नहीं है, ये एक इंटरिम बजट है। फुल फ्लेज्ड बजट जो है वो आपका इलेक्शन के बाद में रिलीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका कोई फायदा नहीं है अगर अभी फुल फ्लेज्ड बजट लगा दे सरकार और मान लो इलेक्शन के बाद में किसी और की गवर्नमेंट बन जाए, तो कोई मतलब नहीं है ना, इतना पैसा आपको उस स्कीम में लगा रहे हो, क्योंकि वो स्कीम सरकार आगे वाली चलाएगी नहीं, क्या पता। तो इसीलिए ये इंटरिम बजट जो है वो रिलीज होता है इलेक्शन से पहले। तो इस बजट में सबसे पहली चीज जो है, देयर आर नो चेंजेस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स रेट जो है वो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है। इस बार जो इंटरिम बजट है उसके अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करी, टैक्स रेट आर सेम। सेकंड थिंग इज, गवर्नमेंट ने क्या किया ना फ्रेंड्स, जैसे कि सरकार क्या है, कुछ लोग जो है इनकम टैक्स भरते नहीं है, तो जो इनकम टैक्स नहीं भरते ना, तो इनकम टैक्स क्या है, उनके पैसे मांगता है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन सबसे पैसे मांगता है, भाई आपके इतने बकाया आपको देने पड़ेंगे। कुछ विवाद चल रहे होते हैं, कोर्ट में भी चलते हैं कि भाई इतने इतने टैक्स जो है वो चोरी का है, मतलब आपने जमा नहीं करवाया। तो इस बार क्या किया सरकार ने, मतलब जो टैक्स जो है जो मांगती है सरकार लोगों के, उनको माफ कर दिया है। The government withdrew income tax demands up to rupees 25,000 till 2009-10 से 10 तक एंड 10,000 फ्रॉम 2010 to 11 to 2014-15। मतलब सरकार ने इतना इतना पैसा जो है लोगों का छोड़ दिया। मतलब चलो ठीक है, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बेनिफिट अबाउट 1 करोड़ टैक्स पेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट। मतलब आमदनी, मतलब 10 रुपए आपकी आमदनी है, खर्चे आपने 15 रुपए कर दिए, तो ये जो बीच का जो डेफिसिट है ना 5 रुपीज का, ये होता है आपका डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ते हो, तो मैं अभी मोटा मोटा ही बता रहा हूँ आपको। तो फिस्कल डेफिसिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.1% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा 5.1% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। और जो द रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल 2024 इज 5.8%। ब्रेंड से काफी ज्यादा है, ये इतना कम है नहीं। हमारा टारगेट 3% तक ही होना चाहिए। जैसे कि आप लोग एफआरबीएम एक्ट में पढ़ते हो, उसमें क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट है ना कि भाई हमारा 3% के आसपास में हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन बढ़ कितना रहा है, 5.8%। क्यों? कोविड-19। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज्यादा अपना जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर दिया। उस चक्कर में क्या हो गया, हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ चुका है, इसीलिए ये आपको अभी 5.8% दिख रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इसे 5.1% ऑफ जीडीपी तक रखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट का पॉइंट। मैं इसको एक बार रिवर्स कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, इसके बाद में है गवर्नमेंट ने ये एक एक तरह से पैसा डालने की बात कही है। 1 करोड़ रुपए का फंड जो है वो बनाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा फॉर टैक्स हेवी यूथ। मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को बूस्ट करना चाह रही है। टेक बेस्ड स्टार्टअप जो है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाने की, मतलब बजट में बात कही है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए रखा जाएगा। उस फंड से मतलब लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर यूथ को जो है वो लोन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड बनाया जाएगा ना, इसमें से इससे क्या होगा फ्रेंड्स, स्टार्टअप जो है वो इंक्रीज होंगे।
अब सेम आप उसी स्लाइड पे जाओ जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए रखा है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल जस्टिस कैसे होगा भाई, सोशल जस्टिस कैसे होगा इसमें आप बताओ। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो टेक्नोलॉजी के बेस पे जो स्टार्टअप खुलेंगे ना फ्रेंड्स, अब उसमें हर एक मतलब जो हमारी सोसाइटी है वहां से बंदे आएंगे, जैसे कि ओबीसी के, एससी एसटी के, मतलब जो भी एलिजिबल रहेगा उन सब के लिए फंड रहेगा। तो एक तरह से सोशल जस्टिस, इक्वालिटी आएगी, वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट मिलेगा। अगर वुमेन्स जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप में वेंचर करना चाहती है, रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, और फिस्कल स्टेबिलिटी उसका तो खैर अलग है। इन तीनों का समझ में आ गया ना फ्रेंड्स आपको। ये है मतलब ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूं मैं साथ साथ में क्लब करके आप। तो ये गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छा किया है, मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए रिलीज करने वाली है। अब तीसरी बात है, बजट में ये कही गई है कि भाई 3 मेजर रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स विल बी इंप्लीमेंटेड। पहला है एनर्जी वाला, एक मिनरल, और तीसरा है सीमेंट कॉरिडोर। ये आपके 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है रेलवे के, ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, ये बजट में कही गई है। और इस बार बजट में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब वो फर्स्ट डेवलप इंडिया ये होगा। मतलब ये नहीं कि भाई एफडीआई चेंज हो गया, नहीं, एफडीआई का जो है मीनिंग अब बताया है गवर्नमेंट ने, फर्स्ट डेवलप इंडिया। एफडीआई आती है हमारे कंट्री में, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है फर्स्ट डेवलप इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब इस बार एफडीआई के बारे में बजट में कहा गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये है पीएमएवाईजी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 करोड़ के आसपास में घर जो है वो बनाए जाएंगे। कुछ बन चुके हैं, और गवर्नमेंट जो है मतलब जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है गवर्नमेंट का टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो और ये जो आपकी जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसी के बारे में बजट में बात करी गई है कि 2 करोड़ लोगों को ये घर दिए जाएंगे, अफोर्डेबल हाउसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। विमेन्स जो है स्टेम के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है। स्टेम मतलब देखो, स्टेम मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन सब के अंदर वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन का वो इंक्रीज हुआ है। और इस बार तो आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को जो परेड हुई थी अपनी कर्तव्य पथ पे, उस परेड में लगभग वुमेन्स ही थी। मतलब वुमेन्स को तो इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है वाली गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। देखो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो और बजट में भी देखो ये बात साफ कही गई कि वुमेन्स का जो स्टेम में जो पार्टिसिपेशन है वो 28% से इंक्रीज हुआ है। देखो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है ये आप लोग अपने पेपर 2 में यूज कर सकते हो एज अ फॉर्डर पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके पेपर 2 के फॉर्डर पॉइंट्स के रूप में काम में आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान से समझना, और कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये देखते हैं कि 28% स्टेम मतलब स्टेम में वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट ने कही है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, ये भी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी, ऐसा बजट में कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण स्ट्रेस्ड ऑन 5 दिशा निर्देशक बातें। अब जिन 5 चीजों के ऊपर फोकस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने वो इस बजट में देखना। देखो फ्रेंड्स, ये जो चीज है ना इस पैराग्राफ में, ये आप पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। या तो आप इसको इंट्रो में यूज करो, या फिर आप इसको कंक्लूजन में यूज करो, या फिर बॉडी में यूज करो, वो आपके ऊपर है कैसे यूज करते हो। लेकिन ये जो इस पैराग्राफ में जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 में राइटिंग पार्ट के लिए। तो क्या है 5 दिशा निर्देशक बातें। पहला है सोशल जस्टिस इज एन इफेक्टिव
एज एन इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, सोशल जस्टिस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। 5 दिशा निर्देशक बातों में पहला है सोशल जस्टिस एज एन इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल। चलो फ्रेंड्स, एक काम करना, ये जो टॉपिक है ना, सोशल जस्टिस एज एन इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल, इसके ऊपर आप लोग ऐसे लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। दूसरा है फोकस ऑन पुअर, यूथ, विमेन एंड द अन्नदाता, मतलब फार्मर्स। इन 4 कैटेगरी के बारे में बजट के ऊपर फोकस किया गया है। पुअर्स के ऊपर, यूथ, विमेन और अन्नदाता। ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों को, मतलब एक तरह से ये 4 कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई है, इनके ऊपर फोकस किया है। याद रखना 5 दिशा निर्देशक बातें, पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा फोकस ऑन पुअर, यूथ, विमेन एंड दी अन्नदाता। थर्ड है फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोगों ने इस बार गवर्नमेंट ने बजट में पीएम गति शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। अब आपका होमवर्क है पीएम गति शक्ति, इस स्कीम के बारे में अच्छे से आपको समझना है। कब रिलीज हुई थी, कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया था और ये है क्या एक्चुअली। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही है एक तरह से। तो ये आपको देखना, आपका ये होमवर्क रहेगा। पहला होमवर्क ये आपको ऐसे लिखना है इस टॉपिक पे, सोशल जस्टिस एज एन इफेक्टिव गवर्नेंस, और ये दूसरा होमवर्क ये। चलो अब अपन आगे चलते हैं। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड हाई पावर कम्युनिटी फॉर चैलेंजेस अराइजिंग फॉर डेमोग्राफिक चैलेंजेस। ये है आपके 5 दिशा निर्देशक बातें। देखो, इन सब चीजों को आप अपने पेपर 2 में यूज कर सकते हो। मान लो कल को आपके ऐसे आता है डेवलप्ड इंडिया इन 2047, मान लो ऐसे टॉपिक आता है आपको, या फिर टॉपिक ऐसे आ जाए कि भाई इंडिया आफ्टर 15 इयर्स, या फिर इंडिया आफ्टर 2050, ऐसे करके अगर टॉपिक आता है ना, तो उसमें आप ये चीजें आराम से लिख सकते हो। तो भाई सोशल जस्टिस पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, इतना किया है, पुअर, यूथ और वुमेन, इन सब पे फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, आने वाले टाइम पे बहुत बढ़िया इंडिया ग्रोथ करेगा। 7% जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी फिलहाल इंडिया की, मतलब समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये पॉइंट देखो, इंडिया हैज हैड 3 कंसेक्यूटिव इयर्स ऑफ 7% जीडीपी ग्रोथ एंड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन G20। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपके पेपर 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, बजट से आपको कुछ पॉइंट्स एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज करना है आपको अपने राइटिंग पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब आगे चलते हैं। अब जो चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो फ्रेंड्स, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो लाइन है ये प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047। ये जो बात है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है कि भाई इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज ट्राइंग टू बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। तो अब देख लो आप, कैसे भी घुमा फिरा के एक ऐसे आपको पेपर 2 में देखने को मिल सकता है। तो ये जो कोट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से मतलब इसको आप यूज कर सकते हो पेपर 2 में। मान लो डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे आता है आपके, या फिर किसी और चीज से, इंडिया से रिलेटेड ऐसे आता है स्पेसिफिकली भाई डेवलप्ड इंडिया, या फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से आता है, तो इस कोट को आप यूज कर सकते हो इन योर इंट्रोडक्शन, या फिर आप कंक्लूजन में इसको यूज कर सकते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग, यही हमारा लेक्चर है फ्रेंड्स। इसमें हमने समझा कि भाई क्या है एक्चुअली पेपर 2 के रिगार्डिंग, कैसे कैसे जरूरी है ये चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बजट है फ्रेंड्स, ये इंटरिम बजट है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी रिलीज नहीं हुआ है, वो सब इलेक्शन के बाद में ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा ये देखो। ये देखो फ्रेंड्स,
इस बार जो है गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया है, आपके इकोनॉमिक सर्वे की जगह इस बार गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया है, द इंडियन इकोनॉमी एज रिव्यू जनवरी 2024। फ्रेंड्स ये जो बुकलेट जो रिलीज करी है फ्रेंड्स, ये 75 पेजेस के आसपास में है, 75 पेजेस के आसपास में है फ्रेंड्स। ये जो रिपोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। ज्यादा पेजेस नहीं है 75, आप 4 से 5 दिन में इसको आराम से पढ़ लोगे और एक हैंडी नोट्स बना लो पेपर 2 के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। देखो फ्रेंड्स, आपको बजट में से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, प्लस आपको ये वाली जो बुकलेट है, इस वाली बुकलेट से भी आपको अच्छे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे फॉर योर राइटिंग मटेरियल इन पेपर 2। ऐसे राइटिंग के अंदर ये जो है वो बहुत अच्छे से काम में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। इंडियन ग्रोथ स्टोरी 1950 से 2014, मतलब आप ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इंडिया की जर्नी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया की ग्रोथ की जो जर्नी है वो क्या है। फिर आपको देखो मस्ट रीड चैप्टर, तो मैं आपको बताऊं ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कि रेजिलियंस एंड कंजप्शन, ये तो नहीं, ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आप पढ़ना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पॉलिसीज एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को भी आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर। रिफॉर्म पुश फॉर इंडियन इंडस्ट्री, ये भी आप पढ़ना, कल को मान लो इससे रिलेटेड कोई ऐसे आ गया। वेलफेयर, इससे आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, गवर्नेंस के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ये आप बिल्कुल पढ़ना फ्रेंड्स। वुमेन लेड डेवलपमेंट, मान लो कल को यही टॉपिक आ जाए ऐसे के अंदर, वुमेन लेड डेवलपमेंट, टैपिंग द जेंडर डिविडेंड फॉर इंडिया @100। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी टॉपिक है और ये आपको पेपर 2 के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेगी। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पढ़ना, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी ये वाला तो चैप्टर बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो टैक्स सेवी यूथ की जो मैं बात कर रहा था बजट के अंदर, वो इससे रिलेटेड है। आप स्टार्टअप सेक्टर को, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस टॉपिक से लिंक कर सकते हो और खुद अपना ऐसे के टॉपिक बनाओ और उनको प्रैक्टिस करो। अब जैसे कि ये देखो आप, इंडियाज क्लाइमेट एक्शन टुवर्ड बिल्डिंग रेजिलियंस। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको क्लाइमेट एक्शन के बारे में, इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शन है उसके बारे में समझ में आएगा। जैसे कि 2070 तक हम लोगों ने नेट जीरो का टारगेट बनाया है। तो फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट कर रही है ना, वो सारे के सारे स्टेप्स जो है वो आपको इस बुकलेट के अंदर मिल जाएंगे। इस बुकलेट में आपके पेपर 2 के काफी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे अपने सोशल सिक्योरिटी आता है, वेलफेयर है, गवर्नेंस है, इन सब से रिलेटेड आपको इस बुक से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मेहनत करनी है आपको बहुत अच्छे से, पेपर 2 में आपको कम से कम भी ये मान लो 90+ स्कोर तो करना ही है। और ये बुकलेट आप बिल्कुल पढ़ना फ्रेंड्स, छोटी है, फॉर्टर पॉइंट्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे इसमें, आपको पेपर 2 में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं। चलो फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।